गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फेयर। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 25 मई 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम से मिल सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमने किस तारीख को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया है? राष्ट्रमंडल खेल दिवस मनाया है। राष्ट्रमंडल क्या है? तो कॉमनवेल्थ डेज। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं वो आयोजित किए जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने राष्ट्रमंडल जो दिवस है उसे किस तारीख को मनाया है? तो इस बार बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है, उसको पहले से ही हाईलाइटेड कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है आंसर को समझने में, इसलिए मैंने पहले से ही हाईलाइट किया है जो भी आंसर है। तो इसका आंसर होगा 24 मई, यानी कि इस बार राष्ट्रमंडल दिवस जो हमने है वो 24 मई को मनाया है। और राष्ट्रमंडल डे का इस बार जो थीम था वो क्या था? तो थीम यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर। जो डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर लिखा हुआ है, ये इस बार का जो थीम था वो रहा है राष्ट्रमंडल दिवस का। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, तो आपको जानना चाहिए कि ये जो दिवस है वो हम क्यों मनाते हैं। तो ये दिवस जो है वो हम इसलिए मनाते हैं कि इसी दिन यानी 24 मई 1819 को क्वीन विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस की याद में हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर कॉमनवेल्थ डे को मनाते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पहले कॉमनवेल्थ डे जो था, नेशनल दिवस है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे एम्पायर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 1958 के बाद से इसे कॉमनवेल्थ डे के रूप में या फिर राष्ट्रमंडल जो दिवस है उसके रूप में इसको मनाया जाने लगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले इसका क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे एम्पायर डे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड में इस समय किसकी सरकार है? तो उत्तराखंड में इस समय सीएम है तीरथ सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और यहाँ पर गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, और गवर्नर हैं तमिसलई सुंदराजन। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। यह किस तारीख से प्रभावी है? यानी कि जो महंगाई भत्ता है उसको अधिसूचित किया है, फिर से इन लोगों को जो वेजेस दिए जाते थे उनमें कुछ इम्प्लीमेंट किया है। तो वो किस तारीख से लागू हुए हैं? तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब से लागू हुई हैं? तो वो 1 अप्रैल से हुई हैं। यहाँ थोड़ा सा कम हाईलाइटेड है, लेकिन आपको फिर भी समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल से ये लागू किया गया है। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या है? इसमें ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी 3 कैटेगरी होती हैं हमारे यहाँ पे। पहली जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड का मतलब ऐसे वर्कर्स जिनके पास कोई प्रॉपर स्किल नहीं होती है किसी काम को करने के लिए। जैसे कि आपने लेबर वगैरह देखा होगा, इन लोगों को बेसिकली कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ किया जाता है, जिनसे हम फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, तो उन्हीं को अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं। तो पहले इन लोगों को 431 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेजेस दिया जाता था, लेकिन अब नए प्रावधान के हिसाब से इन्हें 645 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो दर है, दर से इनको वेजेस दिया जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारे यहाँ पे वो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स की। तो सेमी स्किल्ड में क्या आता है? ऐसे लोग जिनको कुछ छोटे पैमाने की जो स्किल है इनके अंदर होती है, जैसे पॉटरी बनाने का काम हुआ। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सेमी स्किल्ड में आती हैं। तो इन लोगों को पहले 505 रुपये पर डे जो था वो भत्ता दिया जाता था, लेकिन अब इन लोगों को 714 रुपये के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो आती है वो होती है स्किल्ड वर्कर की। अब स्किल्ड वर्कर कौन से होते हैं? जिनके पास प्रॉपर कोई ना कोई एक स्किल होती है, जैसे कि मान लीजिए कढ़ाई बुनाई या फिर कोई और दूसरे काम हैं जिनमें उन्हें महारत हासिल होती है। तो ऐसे लोगों को पहले 609 से लेकर 784 रुपये तक के बीच में दिया जाता था, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं स्किल्ड वर्कर में भी। लेकिन अब नए प्रावधान के हिसाब से इन्हें जो पे किया जाएगा वो 714 से 853 रुपये पर डे के हिसाब से पे किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे
कि ये जो परिवर्तन महंगाई भत्ते की दर है वो कब से लागू हुई है, तो ये हुई है 1 अप्रैल से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट ऑफ वॉकिंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। तो आपने इतना बड़ा जो देखा, ये एक रिपोर्ट का ही नाम है। रिपोर्ट का नाम क्या है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्टेट ऑफ वॉकिंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19। तो इस रिपोर्ट के अनुसार श्रमिकों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट, एवरेज मंथली इनकम फॉर वर्कर्स फॉल बाई हाउ मच परसेंटेज। तो ये जो हुई है, आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4, 70%। कितनी हुई है, 17%, 17% की इसमें गिरावट आई है। अगर बात करें स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19, तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है, तो ये जारी की है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, वो प्रत्येक वर्ष जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो इनकी इनकम की रिपोर्ट को देते हैं। तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो श्रमिक हैं उनकी मासिक आय में लगभग 17% की गिरावट देखने के लिए मिली है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेस्क के बीच आयु वर्ग के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए वॉक इन पंजीकरण की अनुमति दी है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ परमिटेड द वॉक इन रजिस्ट्रेशन फॉर द कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एज ग्रुप बिटवीन। तो ये किस एज के बीच में दी है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक आपको पता था कि जैसे आपको कोविड-19 का अगर वैक्सीनेशन करवाना है, आपको उसका टीका लगवाना है, तो इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वॉक थ्रू रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि जहाँ भी वैक्सीन लग रही है वहाँ आप डायरेक्ट जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तुरंत आप कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका टीका लगवा सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी सभी के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, ये एक स्पेसिफाइड जो एज ग्रुप है उसके लिए ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो ये किस एज ग्रुप के लिए है, तो ये है 18 से 24 का जो एज ग्रुप है उसके लिए ये चीज़ स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री, तो इस टाइम पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, या कहें स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है या हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके पास इस समय हेल्थ मिनिस्ट्री है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021 के दौरान 10 पुरस्कार किसने जीते हैं। तो बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स 2021 ये इस बार हुआ है और इसमें अकेले इस व्यक्ति ने कितने जीते हैं, तो ये 10 पुरस्कार जीते हैं। तो ये व्यक्ति कौन है, जिसे आप पीछे देख पा रहे हैं, तो इनका नाम है द वीकेंड। ऑप्शन नंबर 2 द वीकेंड है। इन्होंने 10 अवार्ड जीते हैं बिलबोर्ड्स म्यूजिक में। अब बेसिकली अगर इस व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो इनका नाम द वीकेंड नहीं है, बल्कि ये जो म्यूजिकल इंडस्ट्री है इसमें द वीकेंड के नाम से जाने जाते हैं। ये एक कैनेडियन सिंगर हैं जो कि अपने गानों को खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते भी हैं। इनका जो रियल नाम है, वो इनका रियल नाम है अवेल मैकनॉन। क्या नाम है, अवेल मैकनॉन, या पूरा नाम बोले तो अवेल मैकनॉन टस्फे। क्या नाम है, अवेल मैकनॉन टस्फे हैं, जिन्होंने अकेले 10 अवार्ड जीते हैं। बीटीएस के बारे में आपको पता ही होगा, बीटीएस अमेरिकन डांस ग्रुप है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना। तो ये शुरुआत की है मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, यानी कि हरियाणा ने इस परियोजना की शुरुआत की है। अब इस परियोजना में बेसिकली क्या होगा, इसमें इन्होंने विलेज में रहने वाले अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि कोविड है और वो ज़्यादा कोविड से ग्रसित नहीं है, उसे हल्का फुल्का कोविड है, अभी स्टार्टिंग है, उसको थोड़े बहुत लक्षण देखे गए हैं, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसके लिए उपचार की व्यवस्था है, वहीं गांव में उपलब्ध कराई जाएगी ये संजीवनी परियोजना के तहत। तो ये योजना प्रारंभ की है हरियाणा सरकार ने और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और वहाँ पर गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीछे व्यक्ति हैं, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये व्यक्ति जो हैं जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है राजेश वंसल। इन्हीं को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बेसिकली अगर इनोवेशन हब के बारे में हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये होता है कि जो नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से बैंक को खरा उतारा जाए, कैसे अपनी जो डिजिटल पॉलिसीज़ हैं उनको और बेहतर बनाया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो सोचने का काम होता है या एक्शन लेने का काम होता है, वो इनोवेशन हब का होता है। तो आप याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के न्यू हेड के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये हैं राजेश बंसल जी, इनको अपॉइंट किया गया है। बात करें अगर हम आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई थी, और इस समय इसके जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें गवर्नर हैं। और अभी आपको अगर याद होगा तो अप्रैल के महीने में एक नियुक्ति हुई थी डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया था, तो डिप्टी गवर्नर बनाया गया था टी रवि शंकर। नाम याद रखेंगे, डिप्टी गवर्नर अप्रैल में नियुक्त हुए थे टी रवि शंकर, क्योंकि इन्होंने किसको सक्सीड किया था, तो इन्होंने सक्सीड किया था बीपी कानूनगो को सक्सीड किया था, जो कि 2 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। और उसके बाद टी आर शंकर या टी रविशंकर को उनकी जगह पर उनका कार्यभार दिया गया था। यानी आप याद रखेंगे डेप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है इसी साल, तो वो किया गया है टी आर शंकर या टी रवि शंकर को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये ANI को इग्नोर कीजिएगा, ये फोटो का लोगो आ गया है, तो किस भारतीय को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए चुना गया है, तो इन व्यक्ति को आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। इन व्यक्ति का नाम क्या है, इन व्यक्ति का नाम है हेमंत विश्व शर्मा। क्या नाम है इनका, इनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। तो हेमंता विश्व शर्मा कौन है, अभी अभी इन्हें आसाम का चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो हेमंता विश्व शर्मा है, इनको BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का, इनको क्या चुना गया है, परिषद का एक सदस्य भी चुना गया है। तो इनको ऐसा क्यों चुना गया, तो ये आप इनके बाद हेमंत विश्व शर्मा को अभी से लोग जानने लगे हैं जब से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन इससे पहले ये BAT यानी कि जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, इसके ये काफ़ी समय तक हेड भी रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इनको जो BWF में चुना गया है, ये नेक्स्ट 4 ईयर के लिए चुना गया है। अगर हम बात करें BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी, 5 जुलाई 1934 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और इसके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वो हैं पॉल एरिक। क्या नाम है, आप पॉल एरिक नाम याद रखेंगे, पॉल एरिक। और पूरा नाम इनका है पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन। क्या है, पॉल एरिक हॉयर लार्सन इनका पूरा नाम है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे पॉल एरिक, तब भी काम चल जाएगा आपका। तो पॉल एरिक इसके कौन है, इस समय पे अध्यक्ष हैं या क्या है, प्रेसिडेंट हैं। एक व्यक्ति का यहाँ नाम दिया है प्रकाश जावड़ेकर, तो आपको पता है प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है एनवायर मिनिस्ट्री है इनके पास। हरदीप सिंह पुरी के पास सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है। ये एक दिन पहले ही मैंने बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मेडिकल कंपनी ने कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज लॉन्च किया है, तो ये कॉकटेल लॉन्च करने वाली कंपनी है सिप्ला। क्या ये डोज अकेले सिप्ला ने लॉन्च किया है, तो बिल्कुल नहीं। ये जो डोज है इन्होंने एक रॉचे नाम की एक कंपनी है, रॉचे नाम की कंपनी के साथ मिलके इन्होंने ये डोज लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, ये इस डोज का काम ये है कि इसमें ये रहता है कि कोई व्यक्ति है जो कोविड से पीड़ित है, लेकिन वो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है और वह घर पे ही ट्रीटमेंट चाहता है, तो वो इस दवा के ज़रिए इसको उसका ट्रीटमेंट घर पे ही किया जा सकता है। तो ये जो दवा है वो मार्केट में किस नाम से आएगी, तो इसका नाम होगा कैसिरीविमेव। क्या नाम होगा, कैसिरीविमेव 120 mg पर ml, कैसिरीविमेव 120 mg पर ml। अब ये देखा जाए तो ये नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है मेडिसिन बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 1,20,500 रुपये। कितनी है, 1,20,500 रुपये, जिसमें 2 डोज मिलते हैं। और व्यक्ति क्या करता है, उन 2 डोज़ों को ले सकता है, यानी 2 डोज की कीमत है 1,20,500 रुपये।
तो ये किसने लॉन्च की है दवा? तो ये की है सिप्ला ने। किसके साथ मिलके? तो रोचे के साथ मिलके। बात करेंगे सिप्ला की, तो सिप्ला काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना 1935 में हुई है। इसका headquarter मुंबई में है। तो बात कर रहे थे हम सिप्ला की, तो सिप्ला की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीई जो है वो उमंग है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शिल्पा जो है वो 35 साल की उम्र में भी उसके अंदर इतनी उमंग है कि उसने मुंबई में धमाल मचा रखा है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ इसके उमंग बोहरा है। उसके अलावा एसआईआई के बारे में आपको पता ही होगा। एसआईआई की स्थापना 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं आदर पूनावाला। डॉक्टर रेड्डीज लैब के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लैब की स्थापना 1984 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं इरेज इजराइली। कौन है? इरेज इजराइली। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने माइक और स्पीकर के साथ मास्क डिज़ाइन किया है? तो इन व्यक्ति का नाम है केविन जैकब, जिन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसमें माइक और स्पीकर है। इसमें यानी कि अगर आप बात करते हैं तो आपकी जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। इसके अंदर एक माइक लगा हुआ है और बाहर की तरफ एक स्पीकर लगा हुआ है, जिससे कि आपकी बात पूरी तरीके से साफ साफ बाहर वाले जो व्यक्ति है उसको सुनाई देगी। और ये जो मास्क है इसकी बैटरी बैकअप कितना है? तो इसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का है। अगर बात करें केविन जैकब की, तो केविन जैकब एक केरला के बीटेक के स्टूडेंट हैं और इन्होंने इस मास्क को बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय छात्र ने पीपीई किट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है? तो आप समझते ही हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम कितना ज़रूरी था पीपीई किट के लिए, क्योंकि इसे पहनने के बाद अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, क्योंकि बॉडी की जो हीट होती थी उसको अंदर ही अंदर क्या करता रहता था, अंदर ही बनी रहती थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी। और कोई एस्थमेटिक अगर पर्सन होता था उसको अगर ये पहनाया जाता था तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया है। तो ये किया है निहाल सिंह नाम के व्यक्ति ने, जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, निहाल सिंह। और निहाल सिंह जो है वो मुंबई के एक स्कूल के जे सामिया कॉलेज के एक छात्र हैं, जिन्होंने इस वेंटिलेशन का आविष्कार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वह एक क्या थे? ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी हैज़ पास्ड अवे, ही वाज ए, वह क्या थे? एक, तो वह एक नौकरशाह थे, यानी कि नौकरशाह थे, ब्यूरोक्रेट थे। और ये क्या थे व्यक्ति? तो ये फॉर्मर चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि बार्क के ये डायरेक्टर भी रह चुके थे। और जब तक ये रिटायर हुए थे, बार्क का मतलब तो आपको पता ही होगा, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बार्क के ये डायरेक्टर थे। और रिटायर होते होते ये एटॉमिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी थे। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो थे उसके सेक्रेटरी थे। अब ये काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, क्योंकि 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। ऐसे महान व्यक्ति जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनका निधन हो गया। ये एक नौकरशाह थे। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट आप याद रखेंगे कि ये बार्क के डायरेक्टर भी रह चुके थे, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के ये सेक्रेटरी भी थे। 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1989 यानी 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था और 2005 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये था हमारी आज के सीरीज का क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फर्दर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने में मदद हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।